गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। क्लास 10th के अंदर जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स बच्चों के लगभग ओवर हो चुके हैं या कुछ स्कूल्स के अंदर चल रहे होंगे। एक नई सीरीज़ के साथ हम यहाँ पे आज आए हैं, एनसीईआरटी सीरीज़, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के थ्रू बच्चों को चैप्टर जो जो अलग अलग दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको लेकर के आएंगे बच्चों के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा पोल साइंस का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। नाम से ही पता पड़ रहा है हमारा यहाँ पे कि हम अगर पावर शेयरिंग कर देते हैं किसी चीज़ के अंदर तो क्या वो सही रहती है या नहीं रहती है। इसको मैं पहले एक एग्जांपल लूँगा, उसके बाद ये चैप्टर और थोड़ा सा हमें बेटर समझ में आएगा। एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर आपका 80 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। अब जब भी मैं क्लास में जाता हूँ और वहाँ पर बोलता हूँ कि बताइए आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपका, तो मेजोरिटी किसकी आ रही है, यहाँ पे 80 गर्ल्स की आ रही है। तो जब वो 80 गर्ल्स वोट कर देती हैं तो हर बार जो इस चैप्टर के लिए वो बोल रहे हैं उस चैप्टर के लिए वोटिंग ज़्यादा पड़ रही है। तो इन लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा तो कभी नंबर ही नहीं आ पाएगा। बट चैप्टर क्या कह रहा है हमारा, पावर शेयरिंग। अब मैं जब क्लास के अंदर जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों का भी ध्यान रखना है कि जो 20 बॉयज़ हैं कहीं ना कहीं उनने जिस चीज़ के लिए बोला है, जिस चैप्टर के लिए बोला है, उसकी बात भी सुनी जाए। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करता हूँ ताकि जो लोग मेजोरिटी में हैं, गर्ल्स मेजोरिटी में, उनकी बात भी चले, और जो 20 बॉयज़ है जिनकी माइनॉरिटी कह लीजिए, कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा ना लगे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो एक बहुत बेसिक सा चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा क्लास 10th का पावर शेयरिंग, जिसके अंदर आपको दो केस बताए गए हैं यहाँ पे। एक तो बेल्जियम का केस है और एक श्रीलंका का केस है। आइए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है चैप्टर के अंदर। पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे बेल्जियम। बेल्जियम आपकी कहाँ पर आता है, यूरोप में आता है, और ये हरियाणा के स्टेट से लगभग कम है। इट इज बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। पहला सवाल जो आपका क्लास 10th के अंदर बोर्ड के अंदर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वो है आपका बेल्जियम की किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर है। तो आपका फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, साथ में पेन पेंसिल रखिए, और जहाँ जहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा वहाँ वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा और वहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन बनता है। पहला सवाल जो बन रहा है 10th बोर्ड के लिए वो यही है, बेल्जियम की किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर है। कई बार पूछ लेते हैं आपका अगर अपन इंडिया से कंपेयर करें तो हरियाणा से लगभग स्टेट के बराबर है, बट इसके चांसेस कम रहते हैं। तो पहला सवाल अपन ने बताया। दूसरा सवाल जो बनता है, कितनी पॉपुलेशन है आपका यहाँ पे। इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी मतलब हरियाणा की 2 करोड़ होगी, बेल्जियम की कितनी, 1 करोड़। हमें तो अभी बेल्जियम से ही ध्यान देना है। फिर देखते हैं आपका द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन आपका तीसरा सवाल बन गया पेपर के लिए, क्लास 10th के लिए। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ अब चलिए देखते हैं एथनिक कंपोजिशन। एथनिक क्या होता है वो भी अभी नीचे कहीं ना कहीं ग्लोसरी में दे रखा होगा, हम वहाँ से समझ लेंगे। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, अब आपका फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनादर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ठीक है, अब बाकी 40% कहाँ पे रहते हैं, वलोनिया रीजन में, और क्या बोलते हैं लैंग्वेज, फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। अब ब्रुसेल्स की बात करें अपन, तो ब्रुसेल्स में क्या है देखते हैं। ब्रुसेल्स क्या है आपका कैपिटल। In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking.
समझ में आ रही है बात? चलो एक और बार देखते हैं। आपका क्या बात कर रखी है, अगर अपन बेल्जियम की बात करें तो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और वो बोलते हैं डच, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे कैपिटल की बात करें ब्रुसेल्स की, तो यहाँ पे 80% लोग बोलते हैं क्या, फ्रेंच। अब यही आगे एक समस्या बनेगी, किस तरीके से जो कैपिटल के अंदर लोग रहते हैं दे आर कंपेरेटिवली रिच पीपल, और कैसे वो अपनी बात को आगे रखवा रहे हैं, कैसे वो डोमिनेट कर रहे हैं। यही एक कारण बनेगा बेल्जियम के अंदर आगे जा कर के, जो भी हम एक सिचुएशन बनेगी जहाँ पर दिक्कत आती है, और कैसे फिर आगे हम देखेंगे कि बेल्जियम की गवर्नमेंट उसको डील करती है। क्या बोला आगे, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। अब क्योंकि ये रिच है, पावरफुल है, तो ये अपनी कहीं ना कहीं बात मनवाने की कोशिश करेंगे। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग रिच हैं, ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा पहले डेवलप होंगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल, तो इन लोगों को डेवलप होने का मौका मिला बट थोड़ा बाद में, जिस वजह से इनको इस चीज़ की तकलीफ रही, दिक्कत रही। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 एंड 1960s। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में दो केस पढ़ने हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम की अब बात समझ में आ रही है हमारे कि बेल्जियम क्या है भाई, यूरोप के अंदर एक देश आपका, जहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन है। हमने एथनिक कंपोजिशन देख लिया, वहाँ पे फ्लेमिश रीजन में कुछ लोग रहते हैं, वलोनिया रीजन में कुछ लोग रहते हैं, और आपका ब्रुसेल्स के अंदर कुछ लोग रहते हैं। बट जो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर आपका जो लोग रहते हैं दे आर रिच एंड पावरफुल, और वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं पूरी कंट्री को। बाकी अगर अपन कैपिटल के अलावा देखें तो 59% हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। कौन थे, डच थे। और अगर अपन यहाँ पे बात करें तो 80% कौन है, फ्रेंच है। तो ये फ्रेंच वाले लोग डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि मेजोरिटी में कौन है, डच वाले लोग हैं। यही एक कारण बन रहा है वहाँ पे दिक्कत का, और उसको कैसे अब आगे सॉल्व करें, आइए ये भी देखते हैं। The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। Let us compare this to the situation of another country. श्रीलंका, हमें पता है, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपका एक आइलैंड नेशन है जस्ट फ्यू किलोमीटर फ्रॉम तमिलनाडु। अब यहाँ पे कितनी है भाई पॉपुलेशन की हम अगर बात करें तो 2 करोड़ पीपल। अपन ने बेल्जियम में देखा कितना 1 करोड़, श्रीलंका में कितना 2 करोड़। श्रीलंका का अगर अपन देखें एथनिक कंपोजिशन तो यहाँ पे 74% कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स हैं। तो या तो क्लियर दिख रहा है कि मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालीस। और तमिल स्पीकर्स हैं 18%। अब इसके भी 2 सब ग्रुप बनाए गए हैं यहाँ पे। अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। ये आपका बेल्जियम का जवाब। अपनी बुक के अंदर इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो एक बार इस मैप को भी गो थ्रू हो लेना, ठीक है। आपका साफ साफ इसके अंदर दिख रहा है, ऊपर की तरफ फ्लेमिश रीजन है, नीचे वलोनिया है, और ये जो बीच में ऑरेंज कलर का हमें दिख रहा है छोटा सा डॉट टाइप, ये आपका कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो हम जब एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ को यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे, किसी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। चलो आगे, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लोसरी के अंदर भी आपकी कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में आ जाती है। कई बार हो सकता है आपके जो स्कूल में पेपर होंगे, 10th का पेपर होगा, उसके अंदर पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज और फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। एक समूह, एक कम्युनिटी जिनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन उनके सोशल हम कह सकते हैं वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो यहाँ पे हमने एथनिक की बात भी कर ली है, अब देखते हैं आगे। चलिए एक बार वापस हमें ऊपर यहाँ से लेना पड़ेगा। अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल 13%। द रेस्ट whose forefathers come from India as a plantation workers during colonial period are called Indian Tamils, ठीक है। आपका बाकी जो बचे हुए हैं 5% वो कौन है, इंडियन तमिल्स हैं। एक बार इसका अपन बात कर लें मोटे मोटे तौर पे, तो आपका श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कितने हैं, 74%। हम अगर तमिल की बात करते हैं
तो यहाँ पे दो तरह के तमिल हैं, श्रीलंकन और इंडियन। तमिल कितने हैं आपके 18%, उसमें से 13% कौन है, श्रीलंकन, और इंडियन तमिल कितने हैं 5%। अब ये इंडियन तमिल कहाँ से आ गए, हम हिस्ट्री पढ़ के आ चुके हैं। आपका ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तब वो प्लांटेशन वर्कर्स पे काम करने के लिए इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे इंडिया से लोगों को भेजा करते थे श्रीलंका में। कुछ लोग वहीं पे सेटल डाउन हो गए और फिर उनकी आगे जनरेशन्स चली आ रही हैं, तो ये इंडियन तमिल्स इस तरीके से वहाँ पे पहुँचे। आते हैं आगे देखते हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. मैप के थ्रू हम देख लेते हैं हाथों हाथ। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ये मैप देखिए, नॉर्थ एंड ईस्ट आपका श्रीलंकन तमिल ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट पे श्रीलंकन तमिल्स है। आपका सिन्हालीज है 74% अपन को दिख रहा है ना, तो पूरा येलो वाला पार्ट ये सिन्हालीज हो गए। और आपका इंडियन तमिल ये रहे, बीच बीच में कुछ कुछ पैचेस दिखे हैं। चलो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। चलो देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। आप देखते हैं आगे क्या बता रखा है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look what happened in both the country. तो एक बेसिक बात बता दी यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अपन वापस श्रीलंका की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेजोरिटेरियनिज्म, सबसे पहले तो ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है ये देख लो आप यहाँ पे। I believe that a majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. मैंने बताया था ना अभी शुरुआत में 80 गर्ल्स है 20 बॉयज़ हैं, तो 80 गर्ल्स है तो अपनी मेजोरिटी उनकी तो अपने हिसाब से क्लास के अंदर किस तरीके से चैप्टर की बात हो जाए या आपका ओवरऑल मैनेजमेंट कंट्रोल की बात हो जाए तो उनका क्या रहेगी, हमेशा मेजोरिटी रहेगी, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये वापस से एक ऐसी टर्म आ गई यहाँ पे जो पेपर में पूछी जा सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म। एक इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, व्हाट इज एथनिक। श्रीलंका बिकेम एन इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हाईलाइट हो रहा है ऑलरेडी, पेपर में आ सकता है। इंडिया कब हुआ 47, तो श्रीलंका कब हुआ 48, एक नंबर में आ सकता है। These leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अब यहाँ पर एक सवाल बनता हुआ दिख रहा है मुझे कि what measures were adopted by Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. ये बन गया आपका 3 नंबर के अंदर एक सवाल। ठीक है, आपका इससे ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो मैंने बता दिया है, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। फिर एक सवाल बन रहा है यहाँ पे 3 नंबर में, कैसे इन्होंने सिन्हाला सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई वहाँ पे। 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। ये पेपर में आता है, सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज किस ईयर में बनी थी, 1956 के अंदर। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government. ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ही हो गया अपना, सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी 1956 में। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस मिल रही थी। तीसरा पॉइंट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो तमिल्स वहाँ पे बैठे हैं उनको इस बात से थोड़ी दिक्कत रहेगी कि हम यहाँ पर जब हैं रहते हैं तो हमारी को क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है, क्यों इन लोगों की बात ही मानी जा रही है। ठीक है,
All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. उनको लगने लगा कि भैया हमारी तो बात सुनी नहीं जा रही है, हमारे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policy denied them equal political right. ये भी एक पॉइंट बन सकता है अपना. किस किस तरीके से they were feeling alienated, किस किस तरीके से उन्हें लग रहा था कि भेदभाव हो रहा है. आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ने उनको पॉलिटिकल राइट्स बराबर के नहीं दिए, जॉब्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हुआ एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट. एज अ result, the relations between the Sinhala and the Tamil communities strained over time. ये तो होना ही था. जब आप लगातार किसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो क्या होंगे, पीसफुल नहीं रहेंगे. The Sri Lankan Tamils launched party and struggle for the recognition of Tamil as an official language. और इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया? By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum स्टेट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. अब आपका ये एलम करके जो दे रखा है, ये 10th बोर्ड में आ चुका है. व्हाट डू यू मीन बाय एलम? तो आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर और लिख लीजिए 1 मार्क्स के अंदर ये आपका आ सकता है. क्या बताया? श्रीलंकन तमिल्स ने बाद में खुद को यूनाइट करके बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और बाद में लिट्टे करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है LTTE. होमवर्क है आपका ये, आपको पता करना है लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है, लिट्टे कब बना था, कौन थे इसके हेड. कब बना था, हेड कौन थे इसके. चलो अब जब आपका सिन्हालास और श्रीलंकास के बीच में श्रीलंकन तमिल्स के बीच में डिस्ट्रस चल रहा था, तो अंत में क्या होता है, सिविल वॉर. सिविल वॉर हम देखते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं. आपका कंट्री के अंदर ही जब दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं तो वो सिविल वॉर कहलाता है. बट हमारे लिए तीसरी टर्म बन गई जो पेपर में आ सकती है. पहली थी एथनिक, दूसरी थी मेजोरिटेरियनिज्म और तीसरी है सिविल वॉर. कब ख़त्म हुआ था आपका ये सिविल वॉर? देखो ये नीचे डेट दे रखी है, आपका ईयर दे रखा है यहाँ पे. इट एंडेड इन 2009. इसको हाईलाइट करना है, हमें कर देते हैं अपन हाईलाइट. आ सकता है पेपर के अंदर. बताइए सिविल वॉर कब एंड हुआ था? हाईलाइट कर लो अपनी बुक के अंदर. इट एंडेड इन 2009. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अगला सवाल जो पेपर के अंदर बन जाता है और ये आता है सीधा आपका 5 मार्क्स के अंदर. पहले तो सवाल समझे हम. सोशल साइंस जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अप्रोच जरूरी है. अगर हमें सवाल समझ में आ गया तो आंसर अपने आप बन सकता है. अब बेल्जियम में अपन ने जब केस देखा कि वहाँ पर ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच पीपल मेजोरिटी में, बाकी में डच, तो कैसे इन लोगों का जो एक बीच में थोड़ी सी समस्या चल रही थी उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने सॉल्व किया. इन 4 पॉइंट्स से हम इसको समझ पाएंगे कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग की गई. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversity. 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स क्या किया, अमेंड किया. क्या किया? सवाल बन गया आपके लिए पेपर के लिए. 4 बार तो अमेंड किया था ईयर 1970 से 1993 के बीच में. अब क्या क्या बदलाव हुए एक एक करके उनको देखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच और फ्रेंच के मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे. पहला बदलाव तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है. दूसरा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. इसका क्या मतलब हुआ? स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे भी वो आराम से अपना अपना काम करेंगे. लड़ाई की संभावना खत्म. तीसरा, ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पे आपका इट इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल
रिप्रेजेंटेशन, तो ब्रुसेल्स में भी अपन ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसको अपन अपने एग्जाम्पल से कोरिलेट करें, क्लास में 80 गर्ल्स हैं 20 बॉयज़ हैं, बट दोनों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पावर शेयरिंग कर दी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 80 गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव एक ही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 20 बॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से भी एक ही है, दोनों आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया है। अब लड़ाई की संभावना कम हो गई है। चौथा पॉइंट क्या है आपका, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस पे अलग से सवाल आता है 10th के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में कई बार आ चुका है, आपके स्कूल में जो पेपर होंगे वहां पर भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, कई बार ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। It is elected by people belonging to one language community. What is community government? The government that is elected by people belonging to one language community. Dutch, French and German speaking, no matter where they live. अब इस गवर्नमेंट के पास किस चीज़ की पावर है, कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ के ऊपर अपनी बात रखने की पावर है। चलिए आगे, आपका एक यहाँ पे इमेज दे रखी है, यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। हो सकता है ये आपके पेपर में इमेज आ जाए और पूछें बताओ आपका ये यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन में क्या मार्क करके आना है, ब्रुसेल्स, ठीक है। ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इस चैप्टर से पेपर के अंदर। अब बेल्जियन मॉडल के बाद अगर अपन बात करें तो आपका यहाँ पर 3 आपके सवाल दे रखे हैं जो आपको एक बार अपने जब इस बुक को आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो सॉल्व करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक लॉजिक रहता है, कारण रहता है, इसलिए नहीं डाले कि उनको हम स्किप कर दें। जब हम उनके आंसर्स निकालेंगे तो चैप्टर और थोड़ा सा हमें समझ में आएगा, मोटिव ये रहता है, तो हम इन्हें स्किप ना करें और सॉल्व करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम के अंदर तो उन्होंने समझदारी दिखाई और वक्त रहते कुछ बदलाव करे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और इक्वल पावर्स दे दी ताकि आप लड़ाई करने की संभावना रहेगी नहीं। बट श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि कैसे सिन्हालीस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, मेजोरिटी में थे क्योंकि वो, और एंड में क्या होता है, सिविल वॉर होता है, जिससे कंट्री के रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है कंट्री का वो भी थोड़ा पिछड़ जाता है, रुक जाता है। अब आता है आपका एक ये इमेज, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। इसके आगे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, हाईलाइट करिए, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है। अलग अलग जब आप रिफ्रेशर्स देखेंगे तो मैक्सिमम रिफ्रेशर्स के अंदर ये वाली इमेज आपको दिख जाएगी। इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में इमेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके, तो हमें उसके लिए भी तैयारी करते हुए चलनी है। अब यहाँ पे कार्टून क्या बता रहा है, जर्मनी ग्रैंड कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसके अंदर 2 मेजर पार्टी हैं, एक तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये दोनों पार्टी आपस में क्या है, एक दूसरे की दुश्मन है, बट इन्होंने क्या किया है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है क्योंकि दोनों को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई 2005 में जब चुनाव हुए, और दोनों अब साथ में रहकर के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ पर एक कार है जिसके अंदर 2 स्टीयरिंग है। जनरली कार में एक ही स्टीयरिंग होता है, बट यहाँ पे 2 हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी अब मिल करके क्या कर रही हैं, सरकार चला रही है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, ये आपके पेपर में आ सकता है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 3 नंबर में आता है। एक तो मोरल रीज़न है और एक आपका प्रूडेंशियल रीज़न है। या तो कई बार आपसे सिर्फ प्रूडेंशियल पूछ लेंगे, कई बार मोरल पूछ लेंगे, या सीधा पूछ लेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आइए देखते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस देख लेते हैं पहले। 3 रीज़न हमारे पास प्रूडेंशियल के हैं और 3 रीज़न हमारे पास मोरल के हैं। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अपन अपने क्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैंने 80 गर्ल्स और 20 बॉयज़ दोनों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया,
लड़ाई की संभावना हो गई कम। सेकंड, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब आपने इक्वल पावर्स दे दिए तो लड़ाई होने की संभावना नहीं है, स्टेबिलिटी बनी रहेगी और कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। अपने एग्जाम्पल में भी यही है, जब दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ग्रुप से अपन ने रिप्रेजेंटेटिव इक्वल लिए तो अब क्लास के अंदर शांति बनी रहेगी, लड़ाई होने की संभावना कम हो जाएगी। तीसरा अगर अपन देखें, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। आपका जब मेजोरिटी अपनी तानाशाही चलाएगी, टायरनी तानाशाही चलाएगी, तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लिए क्या है, हानिकारक है। बट जब आपका पावर शेयरिंग हो जाएगी तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल। ठीक है, तो जब जब भी हम मेजोरिटी अपना इस तरह का कार्य करेगी कि माइनॉरिटी को सप्रेस कर रहे हैं, तो उसका नुकसान मेजोरिटी को भी होगा। हमने देखा श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिन्हालीज जो थे उनको डैमेज नहीं हुआ, उनको भी दिक्कत आई, उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हुई, डिस्ट्रॉय हुई। अब दूसरा जो रीज़न आता है वो आपका मोरल रीज़न। इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी हम देखेंगे कि वहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है, लोकतंत्र की क्या है, ये आत्मा है। आगे देखते हैं, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। आज कहीं ना कहीं जब पावर शेयरिंग हो रही है, डेमोक्रेसी है, तो लोगों के पास वो राइट्स रहते हैं कैसे उनको गवर्न किया जाए। कंसल्टेशन उनसे होती है, बिल्कुल होती है। आज हम देख रहे हैं कई सारे बदलाव हो रहे हैं। मैं आज ही सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इसके अंदर बताया गया है कि अब आपका जो लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। देखते हैं आगे कब अब ये पूरा बिल पास हो पाता है, कब ये लॉ बनता है, वो एक आगे की बात है। अभी तो अपन चैप्टर पे आ जाते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन, तीसरा पॉइंट है यह, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। हम हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं, सिटीजन्स वोट डाल करके अपना कार्य पूरा करते हैं और फिर आगे उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब आपका एक खलील डिलेमा आएगा, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप रेजोनेंस के पीसीसीपी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। खलील डिलेमा अगर पेपर में आता है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरा इस पर एक अलग से वीडियो बना हुआ पड़ा है, आप जब प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये आपके 5 नंबर में आता है, ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर आता है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो जो पहला अपने को फॉर्म देखना है, उससे पहले एक मैंने लाइन हाईलाइट करी है जो कई बार पेपर में आती है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है, आज जनता ही है जो हर 5 साल में क्या कर रही है, चुनाव के माध्यम से, मीडियम से सरकारें बनवा रही है। और कहीं ना कहीं जनता, अगर सरकार जो है अभी रूलिंग काम नहीं करेगी तो उसको बदलने का भी उनके पास पूरा अधिकार है। चलो पहला कौन सा फॉर्म है देखते हैं। चलो यार अभी एक इमेज भी देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं बात। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपरों के अंदर आपके अलग अलग जो सैम्पल पेपर्स वगैरह आते हैं उसमें इमेज दिख जाएगी आपको। इन 2005 some new laws were made in Russia giving more power to its president. During the same time the US president visited Russia. What according to this cartoon is the relationship between democracy and concentration of power? तो आपका जॉर्ज बुश और पुतिन दोनों को यहाँ पे इमेज दे रखी है, और एक हॉर्स है, हॉर्स कार्ट है, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो एक तरफ तो क्या है, आपका प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, दूसरी तरफ आपका दूसरे व्यक्ति का बताया गया है कि उनके पास क्या उसी तरीके से गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं या एक अलग तरीके से रन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर ये इमेज आती है तो आपके पास 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। उसके अंदर ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल मिलेगा, उसके अंदर जो हमें टिक करके आना है, इट शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो जब हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो हमारे को बाकी चीज़ें भी हम साथ साथ कवर अप कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहले जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का वो क्या है, आपका
पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या है आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा, जिसके अंदर सेंट्रल, स्टेट और लोकल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका कई बार आ सकता है पेपर में एक्सप्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो हमें यही वाला पार्ट लिख करके आना है। इसके अंदर किस बारे में बात हो रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव का काम उनको एग्जीक्यूट करवाना है, फिर इसमें भी टेम्पररी और परमानेंट। जुडिशरी का काम ये चेक करना है कि भाई आपका कोई ऐसे लॉ तो नहीं बना रहे जो आपके प्रीव्यू के बाहर है, और ओवरऑल चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, क्योंकि ऐसा होने पर जुडिशरी अपना काम करेगी और उनको रोक देगी। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। चलो बाकी सेकंड कौन सा है भाई, व्हेन पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, कौन कौन से लेवल्स हैं आपके, आपका इंडिया में इसको हम बोलते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पर एक आपकी गवर्नमेंट है, ओवरऑल कंट्री को लुक आफ्टर कर रही है, डिफेंस में, करेंसी में, इन चीज़ों पे पॉलिसीज़ बना रही है। ठीक है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है जो अपने स्टेट के लिए काम कर रही है, आपका एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, इस पर उनका प्रीव्यू है। और एक लोकल गवर्नमेंट है जो आपका विलेजेस को लुक आफ्टर कर रही है। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फिर आपका आगे देखें, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब अपन इसको पढ़ के आ चुके हैं, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, जब हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स को कुछ पावर दे रहे हैं कि आप अगर कोई आपके पास इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनको रिजोल्व करें ताकि वो बड़े ना हो पाए। In some countries, there are constitutional and legal arrangement where social weaker sections and women are represented in the legislature and administration. वुमेन को अभी मैंने बात करी कि अब तो 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है, और इसके अलावा जो वीकर सेक्शन है कई बार उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसा उनको ना लगे कि भाई हमारे को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबली एंड द पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री। तो हमारे यहाँ पे भी जब पार्लियामेंट में हम बात करें तो कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं ST एंड SC के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब फोर्थ वाला जो अपना पावर शेयरिंग है वो किस में बात हो रही है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दिस इन पावर। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different party. ठीक है, आज अगर अपन बात करें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और फिर जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये तो बहुत अच्छा फीचर है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जब इलेक्शंस होते हैं तो कई बार सरकार रिपीट हो जाती है, कई बार सरकार नहीं रिपीट होकर के नई पार्टी सरकार बनाती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल parties that represent different ideologies and social group. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. अभी आपने देखा ना इंडिया करके एक नया अलायंस बना है, पता ही नहीं पता इंडिया अलायंस के बारे में, नहीं पता तो एक बार पता करना। NDA, UPA, अभी 22-23 पार्टियों ने मिलकर एक नया इंडिया करके अलायंस बनाया है, पता करना इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताना। If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In democracy, we find interest groups such as those of trader, businessmen, farmers. They also will have a share in the government power either through participation in government committee or bringing influence in decision making. तो अपन देखते हैं डॉक्टर्स के, टीचर्स के, लॉयर्स के, फार्मर्स के अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं जो टाइम टू टाइम सरकार से मिलकर के अपनी कम्युनिटी के लिए बात रखते हैं, क्या फेवरेबल है, कैसे आगे बदलाव कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर हमने पूरा किया पावर शेयरिंग का, एक बहुत सिंपल सा चैप्टर जिसके अंदर बेल्जियम का केस बताया गया है,
श्रीलंका का केस बताया गया और बाद में आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के थ्रू बताया गया किस तरीके से पावर को हम शेयर करते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बीच में मार्क कराए उन्हें आप कॉपी में लिख लीजिएगा और बाद में उनके आंसर्स लिखिएगा। थैंक यू।